तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ कहानी के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि किस तरह से भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। उसके बाद उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि कोई भी देवी या देवता उन्हें शांत नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद स्वयं भगवान शिव ने उन्हें रोकने के लिए शरभा अवतार लिया, जिसे देखकर भगवान विष्णु का क्रोध और भी बढ़ गया। तब उन्होंने 2 सिर वाले पक्षी यानी कि गंडा बेरुंडा का अवतार लिया। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो सकती थी। तब इन्हें रोकने के लिए स्वयं माता जगत जननी ने प्रत्यंगिरा अवतार लिया और भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया। तभी से माता प्रत्यंगिरा लोगों के बीच में पूजित हैं और हर बुरी शक्ति से लोगों की रक्षा करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1922 का सीन, जिसमें कलिंगा गांव में हम एक रुद्र नाम के आदमी को देखते हैं। ये आदमी अपने घर आता है रात में और अपनी बीवी से खाना मांगता है। रुद्र अपनी बीवी के साथ खाना खा ही रहा होता है। उसकी बीवी कहती है कि कोई बाहर से उन्हें बुला रहा है और वो उस आवाज के पीछे चली जाती है। जब काफी देर तक वो वापस नहीं आती तो रुद्र उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी बीवी अपना ही हाथ काट कर खा रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक आदमी जंगल में जा रहा होता है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वो अपना सिर पेड़ से भिड़ा देता है, जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। तीसरे सीन में हम एक नाई को देखते हैं जो कि किसी की सेविंग करने के लिए गया होता है। यहाँ पर उसका उस्तरा नहीं मिलता। जब वो उसे ढूंढता है तो देखता है कि एक लड़की उसी उस्तरे से अपना कान काट कर खा रही होती है। इसके बाद गांव के सभी लोग पहुंच जाते हैं गांव के राजा के पास और उसे गांव में हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर राजा को भी चिंता होने लगती है। वो गांव वालों को आश्वासन देता है कि वो जरूर इस सब का हल निकालेगा और सबके लिए कुछ ना कुछ करेगा। इसके बाद राजा एक बुजुर्ग महिला के पास जाता है जो कि उसी के महल में एक कमरे में होती है। दादी राजा को भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बताती है। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और एक ऋषि मुनि के साथ कुछ औरतों को भी देखते हैं। इसके बाद दादी एक बक्से की तरफ इशारा करती हैं, जिसे खोलकर राजा एक बॉक्स निकालता है जिसमें कि कुछ सामान होती हैं। इसके बाद राजा उस बॉक्स को लेकर अपनी बीवी और बच्चों को भी छोड़कर अपनी प्रजा और गांव की भलाई के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी दादी भी ये दुनिया छोड़ देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस गांव के ऊपर एक श्राप लगा हुआ है, जिसे कि एक हथियार की मदद से खत्म किया जा सकता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम जंगल और गांव के बीच में एक बाउंड्री देखते हैं, जहाँ पर धागों, हल्दी और कुमकुम की मदद से कुछ क्रियाएं करी गई होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग एक डेड बॉडी के साथ आते हैं और उसे वहीं जंगल में रखकर कुछ क्रिया करने लगते हैं। एक बुजुर्ग इंसान बताता है कि हमें यहाँ 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है और जो प्रकृति की चीज होती है हमें उसे प्रकृति में ही वापस करना पड़ता है। वो ये भी बताता है कि वापस जाते वक्त हमें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसके बाद हम देखते हैं एक अजीब सा हाथ जो कि किसी क्रिएचर का होता है, वो आकर उस डेड बॉडी को ले जाता है। ये से सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शराब पी रहे होते हैं। ये शराब मूवी का हीरो लिंगम और उसका दोस्त मूर्ति बनाकर बेचा करते हैं। अब इनमें से कुछ लोग शराब के पैसे दिए बिना ही वहां से जाने लगते हैं, तो लिंगम उनकी पिटाई करके अपने पैसे ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव में एक मुनादी हो रही होती है, जिसमें सबको ये बताया जा रहा होता है कि आज रात में गांव की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए गांव की सीमा पर बलि दी जानी है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। रात में सभी को अपने अपने घर में रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गांव के एक आदमी जिसका नाम वीर राजू होता है, जो कि काफी पैसे वाला होता है। उसके पास लोग अपनी जमीन गिरवी रखते हैं। यहाँ पर एक आदमी उससे अपनी जमीन के कागज वापस लेने आया होता है, जिसने कि सारा पैसा चुका दिया होता है, पर वीर राजू उसे खाना खिलाता है और उसके बाद उसे मरवा देता है। मतलब वीर राजू सबकी जमीन धोखे से हड़प लेता है और अगर कोई आवाज उठाता है तो वो अपने भाई बाली के साथ मिलकर उस इंसान की आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं गांव में एक मेला लगा होता है। ये वही दिन होता है जिस दिन गांव में बलि दी जानी होती है। दिन में पूजा हो रही होती है, तो वीर राजू भी उसमें शामिल होता है अपने भाई बाली के साथ। अब यहाँ पर वो कुछ पैसे चढ़ाता है और पंडित से बोलता है कि इन पैसों के साथ साथ बाकी सारे पैसे भी मेरे घर पर रात में पहुंच जाने चाहिए। यहीं हम देखते हैं मूवी की हीरोइन पदू को, जिस पर बाली की नजर पड़ जाती है। रात में हम देखते हैं 2 लोगों को जो कि पूरे गांव में घूमकर चावल को छिड़क रहे होते हैं और बलि का कार्यक्रम पूरा कर रहे होते हैं। दूसरे दिन लिंगम पहुंच जाता है अपने दोस्त मूर्ति के पास, उसको अपने साथ लेकर कहीं जाना होता है। यहाँ पर मूर्ति के पिता लिंगम को अपने बेटे से ज्यादा मानते हैं और उसे
मूर्ति से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि लिंगम का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता और वो अनाथ होता है। लिंगम और मूर्ति पहुंच जाते हैं पदू के पास। लिंगम पदू को बचपन से जानता है और वो उससे प्यार करता है। वो उससे यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने आया होता है, ये पूछने आया होता है कि वो भी लिंगम से प्यार करती है या नहीं। पदू उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और बगैर कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लिंगम को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रहा होता है, तो उसे हमेशा की तरह ही एक सपना आता है जिसमें उसे एक इविल आई के साथ और भी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। साथ ही लिंगम का बचपन भी हम यहाँ पर देख पाते हैं, जिसमें उसके चेहरे पर कुछ खून की बूंदें पड़ी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक औरत को जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो अपनी छोटी बच्ची के साथ उसी जंगल के रास्ते अपने घर जा रही होती है। अब उसकी बच्ची चलते हुए आगे निकल जाती है तो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बाबा मिलते हैं जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है। वो उसे बताने लगते हैं कि उसे इस जंगल में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो औरत हाँ में सिर हिला देती है और अपनी बच्ची को वापस से ढूंढने उसे पता ही नहीं चल पाता कि कब वो गांव की सीमा पार करके जंगल में चली जाती है। इधर हम देखते हैं बाबा को वो बच्ची मिल जाती है, जिसे देखकर बाबा समझ जाते हैं कि उसकी माँ के साथ क्या ही हुआ होगा। उधर उस औरत की लाश काफी खराब हालत में हमें देखने को मिलती है, जिसे क्रिएचर खींच कर ले जाता है। इधर हम गांव में एक बुजुर्ग इंसान को देखते हैं जो कि अपनी पोती के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वहां बाली आ जाता है, जो उस बुजुर्ग इंसान से बोलता है कि तुम्हारी पोती अब बड़ी हो चुकी है, ये हमारे घर में काम करेगी। और वो अपने लोगों से बोल देता है कि इसे पकड़कर गाड़ी में डाल दो। बुजुर्ग इंसान रोने लगता है और उसके हाथ जोड़ने लगता है। तभी पदू आती है और वो एक नुकीला औजार बाली के सीने में रखकर बोलती है कि उस लड़की को वहीं छोड़ दे और चुपचाप यहाँ से निकल जाए। बाली वहां से चला तो जाता है, पर उसके दिल में पदू के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें बाली का भाई घी डालने का काम करता है और बाली से कहता है कि अगर हम ऐसे ही हर लड़की को माफ करते रहे तो गांव में हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी, तुम्हें अपना बदला जरूर लेना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं बाली पहुंच जाता है पद्दू के घर और उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर लिंगम जो कि बाली के साथ साथ उसके लोगों की भी अच्छे से पिटाई करता है और साथ ही बाली को ये भी बता देता है कि पद्दू सिर्फ उसकी है और वो उससे प्यार करता है। इसके बाद बाली को अपने साथियों के साथ वहां से भागना पड़ जाता है। साथ ही पद्दू भी लिंगम से अपने प्यार का इजहार कर देती है। इसके बाद हम एक तांत्रिक को देखते हैं जिसके पास कुछ लोग एक औरत को लेकर आए होते हैं जो कि पजेस्ड होती है। वो तांत्रिक कुछ क्रियाएं करती है और उस औरत को ठीक कर देती है। दूसरे दिन हम देखते हैं बाली को जो कि मूर्ति के पास पहुंचता है। यहाँ वो उसे लिंगम के बारे में पूछता है और बोलता है कि लिंगम ने जो कुछ भी किया है उसके बाद बाली के हाथों से लिंगम को कोई नहीं बचा सकता और ये बात उसके कानों तक पहुंचा देना। इधर हम देखते हैं लिंगम और मूर्ति को जो कि मूर्ति के पिता के साथ पद्दू के घर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर वो लोग लिंगम की शादी की बात करने के लिए गए होते हैं, पर पद्दू के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता और वो कह देते हैं कि लिंगम एक शराबी आदमी है और उसके पास ना ही तो जमीन है और ना ही कोई आय का जरिया है, वो मेरी बेटी को कैसे रखेगा, कम से कम कुछ जमीन तो होनी ही चाहिए। लिंगम कहता है कि उसके पास 2 एकड़ जमीन पहले ही है। पद्दू के पिता बोलते हैं जमीन है नहीं बल्कि थी, उस जमीन को गिरवी रखा गया था और आज तक तुम लोग वो जमीन वापस नहीं ला पाए हो। तब लिंगम बोलता है कि अगर वो उस जमीन को वापस ले आएगा तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देंगे। पद्दू के पिता हाँ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिंगम, मूर्ति के पिता और मूर्ति वो लोग रात में बैठकर शराब पी रहे होते हैं, जहाँ पर मूर्ति लिंगम को डांटते हुए ये कहता है कि आज तक वीर राजू के पास से कोई भी अपनी जमीन के कागजात वापस नहीं ला पाया और तूने पद्दू के पिता से इतना बड़ा वादा कर दिया है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं लिंगम पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ वीर राजू के घर पर, जहां पर वो उससे अपने जमीन के कागजात मांगता है। वीर राजू बोलता है कि आज से लगभग 50 साल पहले तेरे दादा ने वो जमीन हमारे यहाँ गिरवी रखी थी जिसे तेरे पिता भी छुड़ा नहीं पाए थे। अब अगर तुझे वो जमीन वापस चाहिए तो तुझे 10 साल का ब्याज भरना होगा, उसके बाद ही तुझे वो जमीन वापस मिल सकती है। लिंगम गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरे दादा के साथ साथ मेरे पिता ने भी ब्याज भरा है और मैंने भी कई सालों तक ब्याज भरा है, इसलिए मुझे वो जमीन वापस चाहिए। अब लिंगम के साथ आए हुए लोग भी लिंगम की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, जिसे देखते हुए वीर राजू ये बोल देता है कि वो लिंगम की 2 एकड़ जमीन के बदले उसे 4 एकड़ जमीन देगा, पर वो जमीन गांव के बाहर होगी। क्या ये लिंगम को मंजूर है? तो लिंगम हाँ कर देता है और इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर बाली गुस्सा होने लगता है
और अपने भाई से कहता है कि आपको लिंगम को जमीन देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तब वीर राजू कहता है कि हर लड़ाई हमें हथियार से नहीं बल्कि कुछ लड़ाइयाँ अपने दिमाग से भी जीतनी होंगी। मैंने जो जमीन उसे दी है वो जंगल के बाहर है और वो जमीन श्रापित है। अगर वो उस जमीन पे खेती करने के लिए जाएगा तो खुद ही मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी को जो कि जंगल में जाता है और यहाँ पर उसे क्रिएचर मारकर खा रहा होता है। इसके बाद मूवी में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हम लिंगम का बचपन देखते हैं। वो अपने दादाजी के साथ उसी जंगल से कहीं जा रहा होता है, उसे डर लग रहा होता है तो उसके दादा उसे एक कहानी सुनाते हैं। काफी टाइम पहले एक राजा हुआ करता था जो कि हर राज्य पर आक्रमण किया करता था और उसे अपने अधीन कर लिया करता था। वो राजा बहुत ही क्रूर था, पर इन्हीं राज्यों में एक राज था कलिंगा। जब उसने इस राज्य पर आक्रमण किया तो उस राज्य का सारा खजाना इसी जंगल में कहीं छिपा दिया गया था और वो खजाना आज भी इस जंगल में मौजूद है। पर इन्हीं बातों के बीच में लिंगम के दादाजी को कोई मार देता है और वो उन्हें उसी जंगल में ढूंढता रह जाता है। इसके बाद लिंगम का सपना टूट जाता है और वो नींद से जग जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं लिंगम और पदू की शादी हो जाती है। इसके बाद लिंगम पहुंचता है अपने दोस्त मूर्ति के पास और उससे उस जंगल में चलने के लिए कहता है। पहले तो मूर्ति मना करता है, फिर अपने दोस्त के लिए तैयार हो जाता है। इधर पदू जब मंदिर में गई होती है तो उसे वही तांत्रिक मिलती है और उसे बताती है कि उसके पति पर राहु और केतु दोनों ही भारी हैं, इसलिए उसे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस बात से पदू काफी परेशान हो जाती है और लिंगम को उस जंगल में जाने से रोकती है, पर लिंगम नहीं मानता और दूसरे ही दिन मूर्ति के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है। उसे वो अपनी जमीन ढूंढनी होती है जो वीर राजू ने उसे दी होती है। यहाँ पर दोनों उस जमीन को नापने के लिए गए होते हैं, जहाँ पर उन्हें कई सारे मानव और जानवरों के कंकाल मिलते हैं, जिसे देखकर मूर्ति काफी डरने लगता है। अब रात हो जाती है जिससे थक हार कर मूर्ति और लिंगम दोनों ही सो जाते हैं। सुबह जब मूर्ति सोकर उठता है तो उसे लिंगम अपने आसपास नहीं दिखाई देता और वो उसे बुलाने लगता है, तो लिंगम उसे नजर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बाली को जो अपने भाई से ये कह रहा होता है कि आज तक उस जंगल में जो कोई भी गया वो वापस नहीं आया, पर हमें आज तक लिंगम के मरने की कोई भी खबर नहीं आई है। वीर राजू कह देता है कि उस जंगल में जो कोई भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आ पाया, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द ही लिंगम के मरने की खबर भी आ जाएगी। इधर बाली पहुंच जाता है पदू के पास और उसे परेशान करने लगता है। वो कहता है उस जंगल से आज तक कोई भी वापस नहीं आया तो तेरा पति कैसे वापस आ जाएगा, अब तेरा ख्याल तो मुझे ही रखना है। जिसे सुनकर पदू काफी परेशान हो जाती है। इधर हम देखते हैं लिंगम को जिसके पास पदू जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद हम फिर से वही फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम लिंगम का बचपन देखते हैं और वो अपने दादाजी के साथ होता है और उनके हाथ में एक बक्सा होता है। वो लिंगम को बता रहे होते हैं कि मरते वक्त तेरे माँ ने तेरे लिए ये पेटी छोड़ी थी और इसमें तेरे हर सवालों का जवाब होगा। इसकी ज़रूरत तुझे ज़िंदगी भर पड़ती रहेगी और इसके ज़रिए तू अपने सारे काम पूरे कर पाएगा। इसके बाद उसके दादाजी को कोई मार देता है और वो पेटी भी उसी जंगल में खो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए लिंगम कई बार उस जंगल में पहले भी आ चुका था और इस बार भी वो उस पेटी के लिए ही इस जंगल में आया था, ना कि जमीन के लिए। उसे वो पेटी मिल भी जाती है जिसमें एक किताब रखी होती है और उसके साथ ही एक चाबी होती है। जब वो उसे खोलकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में रुद्रगिरी राज्य में मची राजू नामक राजा था, जो कि एक बहुत ही क्रूर राजा था और उसे अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता था। वो हर राज्य पर आक्रमण करता था क्योंकि उसे लालच होता था वहाँ के खजाने का और वहाँ की सत्ता का। मची राजू का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और ऐसे ही एक दिन उसकी नजर पड़ती है कलिंग राज पर, जिसे कि राजा राणा सिंह चलाते थे। उसने कई बार कलिंग पर आक्रमण किया और उसने अपने अधीन लेने की कोशिश करी, पर वो हर बार इस कोशिश में नाकाम रहा, जिसके चलते एक दिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसका सिंहासन उसके बेटे के पास आ जाता है। अब उसे अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए वो एक दैत्य की पूजा करता है, जिससे उसे एक असुर प्राप्त होता है जिसका नाम था असुर दक्षी, और उस दक्षी के साथ ही वो कलिंग पर आक्रमण करता है, जिसके बाद वो कलिंग को जीत लेता है और वहां से सारा खजाना, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, हर एक चीज अपने साथ ले आता है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो उसका राज्य काफी अच्छा चलता है, पर थोड़े दिन बाद जैसे उसके राज्य पर एक श्राप सा लग जाता है। जिस असुर दक्षी का सहारा उसने कलिंग को समाप्त करने के लिए लिया था, अब वही असुर उसके राज्य को समाप्त कर रहा था और उसके राज्य के लोगों तक को असुर दक्षी ने अब खाना शुरू कर दिया था। बुरी शक्तियां राज्य पर इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि मची राजू का पुत्र यानी कि बायलेडू, जिसने ये सब किया था,
वो स्वयं भी इस सब को सह नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बैलेडू की पत्नी यानी कि शकुंतला देवी ने अपने राज्य को बचाने का प्रण किया और जाकर महाराज गिरि से मिली और अपने परिवार और अपने राज्य को बचाने के लिए महाराज गिरि से उपाय पूछती हैं। गिरि कहते हैं कि बैलेडू ने जो कुछ भी किया था उसके बाद ये सब होना तो संभव ही था। आपको ग्राम देवता की स्थापना करवानी पड़ेगी, साथ ही माता प्रत्यंगिरा की भी स्थापना करवानी पड़ेगी और उन्हें श्रृंगार की हर एक वस्तु अर्पण करनी पड़ेगी, साथ ही उनसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। तब जाकर माता आपके राज्य की रक्षा करेंगी। और यही नहीं, प्रतिष्ठा के 100 से 110 वर्ष के बीच में कुछ अजीब घटनाएं आपके राज्य में जरूर घटित होंगी। तब आपको कलिंग राज्य से हड़पा हुआ सारा खजाना भूतालामाड़ी की पाताल गंगा गुफा में जाकर रखना होगा। साथ ही कलिंग राज्य के देवता की स्थापना करवाकर उनसे भी माफी मांगनी होगी और इसके साथ ही आपके परिवार से एक बलि भी माता को देनी होगी। इसके बाद ही सब कुछ सही हो पाएगा। अपने परिवार में किसी की बलि के बारे में सुनकर शकुंतला देवी परेशान हो जाती हैं और महर्षि से पूछती हैं कि क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है। महर्षि कहती हैं कि अगर इन सब में किसी भी चीज़ में आपने कोई चूक करी तो माता आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपकी रक्षा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। यही हमें पता चलता है कि जो क्रिएचर उस जंगल में रहता है वो कोई और नहीं बल्कि असुर दक्षी है और माता प्रत्यंगिरा इस गांव की रक्षा करती हैं, इसलिए वो गांव के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज गिरि के बताए हुए सारे कार्य तो शकुंतला देवी करती हैं, पर अपने परिवार से किसी की बलि के बारे में सोच सोच कर वो बीमार होने लगती हैं और जिस लेडी को हम शुरुआत में देखते हैं राजा के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि शकुंतला देवी ही होती हैं और वो राजा ही वो इंसान होता है जिसने कई वर्षों बाद अपने परिवार और राज्य के लिए बलि दी होती है खुद की। अब लिंगम को किताब के जरिए ये पता हो गया होता है कि वो खजाना इसी जंगल में किसी गुफा में छुपा हुआ है, बस उसे वो खजाना ढूंढना होगा और इसीलिए वो जंगल में जमीन लेने को भी तैयार हो जाता है ताकि किसी को शक भी ना हो कि वो किस लिए बार बार जंगल में आता जाता रहता है। अब मूर्ति के साथ लिंगम गुफा को भी ढूंढ लेता है जहाँ पर उसे खजाना भी मिल जाता है। उसके पीछे पीछे असुर दक्षी भी लगा होता है जो उन दोनों को खाने की फिराक में होता है। लिंगम और मूर्ति मिलकर उस खजाने को ढूंढ भी लेते हैं कि तभी वहां पर बाली अपने लोगों के साथ आ जाता है। उसे लिंगम को मारना होता है और आज तक लिंगम के मरने की खबर नहीं आई थी, इसलिए वो यहीं पर अपने लोगों के साथ मिलकर लिंगम को मार देगा और किसी को शक भी नहीं होगा। यहाँ पर लिंगम और बाली की लड़ाई होने लगती है कि तभी असुर दक्षी वहां पर आ जाता है जो एक एक करके बाली और उसके सभी साथियों को खा जाता है। दूसरी तरफ हम उस तांत्रिक महिला को देखते हैं जो कि माता के मंदिर में बैठकर किसी पत्ते में असुर दक्षी को देख रही होती है। वो भी अप्रत्यक्ष रूप से लिंगम की मदद कर रही होती है। यहाँ हम लिंगम के हाथ में एक तलवार देखते हैं जिससे वो असुर दक्षी को मारने वाला होता है। साथ ही माता प्रत्यंगिरा भी अपने रुद्र रूप में आ रही होती हैं जिससे असुर दक्षी को खत्म किया जा सके। लिंगम वैसे भी कलिंग का वारिश होता है, इसलिए उसी के हाथों असुर दक्षी की मृत्यु होती है। यहाँ लिंगम के जरिए असुर दक्षी खत्म हो चुका होता है तो मूर्ति और लिंगम मिलकर उस सारे खजाने को अपने साथ ले जाते हैं और हमें कुछ समय बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर लिंगम काफी अमीर हो चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जंगल में जाने से पहले पदू ने लिंगम के हाथ में एक तावीज बांधी थी जो कि उसे तांत्रिक ने दी होती है। वही तांत्रिक उसे अब तक प्रोटेक्ट करती आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उसी गांव में कुछ समय बाद का सीन जहां पर फिर से एक आदमी किसी बुरी शक्ति के वश में आ रहा होता है। तब वहां पर वही तांत्रिक आती है और उस आदमी के अंदर से बुरी शक्ति को निकाल कर बाहर कर देती है जिससे वो आदमी वापस से ठीक हो जाता है। अब मूवी के लास्ट पार्ट में हम उसी गुफा में एक नए असुर को बनते हुए देखते हैं। इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।